वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। इंस्टाग्राम इस पे सच या झूठ का दावा नहीं करता। वीडियो में दिखाई गई फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। 14 जुलाई सन 2023 को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने मिशन मून के तहत अपने तीसरे स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया है, जो अभी भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसरो का मिशन मून शायद इसरो के लिए अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट मिशन होने वाला है, क्योंकि इससे पहले इसरो का चंद्रयान-2 पहले ही फेल हो चुका है। इसीलिए लोग भी अक्सर यही सवाल बार बार करते हैं कि भारत को चांद पर जाकर क्या मिलेगा, इसरो पर इतना पैसा खर्च क्यों करना जबकि देश में इतनी गरीबी है, और अगर ये मिशन भी फेल हुआ तो इसरो का क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारत तीसरी बार भी चांद पर क्यों जाना चाहता है, इसका क्या फ़ायदा होगा, इस बार के मिशन में ऐसी क्या खास बात है जो पिछली बार के मिशन से इस मिशन को बेहतर बनाता है, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको भी नई नई जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसरो के लिए मिशन मून इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और वो क्यों इस पर इतने पैसे खर्च कर रहा है। भारत का मिशन मून ना सिर्फ इसरो स्पेस प्रोग्राम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम चांद पर जाने की बात करें तो ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही ख्याल आता है, जिन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखने का रिकॉर्ड बनाया था। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाला देश यूएसएसआर था, जो अपने लूनर 2 के साथ, वो भी अमेरिका के अपोलो मिशन से 10 साल पहले पहुंचा था। उन्होंने चांद पर किसी इंसान को नहीं भेजा, पर वो चांद पर पहुंचने वाला पहला देश था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है? अमेरिका, चाइना और ऑफ कोर्स रशिया। सॉफ्ट लैंडिंग से मतलब होता है कि सेफ़ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट भी सेफ रहे और उसमें जाने वाले यात्री और सभी इक्विपमेंट भी। और अगर बात करें सॉफ्ट लैंडिंग की, तो उसे हमें क्या लाभ होगा? दोस्तों, किसी भी स्पेस प्रोग्राम की सक्सेस उसकी सॉफ्ट लैंडिंग पर ही डिपेंड होती है, और अगर भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया तो वो दुनिया को दिखा सकता है कि हम भी किसी से कम नहीं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि दुनिया भर में चल रहे सभी स्पेस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा भारत में आ सकता है, और जो काम पहले नासा कर रहा था और पैसे कमा रहा था, वो काम इसरो भी कर सकता है, जिससे भारत की इकोनॉमी को एक अच्छा खासा बूस्ट भी मिल सकता है। 2008 में भारत का चंद्रयान-1 चांद तक पहुंचा तो जरूर था, पर वो सिर्फ एक इम्पैक्ट था जिसने चांद पर हार्ड लैंडिंग की थी। उसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 का मेन मोटिव चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। उसने चांद तक की 3,84,400 किलोमीटर तक की दूरी बड़े आराम से तय कर ली थी, पर लैंड करते वक्त चांद से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ये प्रोग्राम फेल हो गया था। अब चंद्रयान-3 के जरिए भारत एक बार फिर से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और चंद्रयान-2 के अधूरे मिशन को पूरा करेगा। और अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत के लिए एक सुनहरा मौका होगा दुनिया भर को हमारी इम्प्रूव और सेफ टेक्नोलॉजी दिखाने का। चंद्रयान-3 की सबसे स्पेशल बात है कि वो चांद पर उसी रास्ते से जाएगा जिस रास्ते से चंद्रयान-2 गया था। साथ ही वो चांद पर उसी जगह पर लैंड करेगा जहाँ पर चंद्रयान-2 को लैंड कराना था। यानी कोई भी देश वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाया, और वो अभी भी अनएक्सप्लोर है। दोस्तों, मून अर्थ से टाइटली लॉक्ड है, यानी अर्थ से मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है, दूसरी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मून का 41% हिस्सा अभी भी ऐसा है जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती, जिसे स्टडी करके हम सोलर सिस्टम को और ज़्यादा एक्सप्लोर और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर पानी हो, वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि मिलियन टन्स। चांद पर पानी होने का संकेत सबसे पहले भारत ने ही दुनिया को दिया था, जिसकी पुष्टि वो अपने चंद्रयान-3 से करेगा। इसके अलावा वहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज होने की संभावना है, जिसका पता इसी चंद्रयान-3 के जरिए लगाया जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 से बेहतर क्यों है, यानी इसमें ऐसी क्या खास बात है जो चंद्रयान-3 को चंद्रयान-2 से बेहतर बनाती है। इसके 5 मेन पॉइंट हैं, आइए जानते हैं।
जिसमें सबसे पहले आता है इसका वेट, यानी 2019 के चंद्रयान 2 का वेट 2023 के चंद्रयान 3 से ज़्यादा था। मतलब चंद्रयान 2 में 3 मेन कंपोनेंट थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। और चंद्रयान 3 में 2 मेन कंपोनेंट है, लैंडर और रोवर। क्योंकि 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद के चक्कर लगा रहा है और अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए इस बार ऑर्बिटर भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा आता है बेहतर लैंडिंग सिस्टम। चंद्रयान 2 से सीख लेकर इस बार चंद्रयान 3 का लैंडिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बेहतर बनाया गया है, ताकि इसे आसानी से लैंड कराया जा सके। तीसरा पॉइंट आता है लैंडिंग इंजन। पहले हमारे लैंडर का इंजन इतना पावरफुल नहीं था और वो समय रहते अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर अपनी लैंडिंग स्पॉट से 750 मीटर दूर जाकर गिरा था। इसलिए इस बार के लैंडर में एक अनोखा सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम हज़ार्ड डिडक्शन है, जो इसे सेफली लैंड करने में मदद करेगा। चौथा पॉइंट आता है चंद्रयान 3 में M3 शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया गया है, यानी स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। दोस्तों, चांद पृथ्वी को स्टडी करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिससे हम पृथ्वी के बारे में ज़रूरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर मिशन को प्लान कर सकते हैं। साथ ही मून से अर्थ पर होने वाले बदलावों को बारीकी से देखा और समझा जा सकता है, जिसे समझने के लिए यही इंस्ट्रूमेंट शेप हमारी बहुत मदद करेगा। पांचवा पॉइंट है कॉस्ट। इससे पहले के चंद्रयान 2 को हमने कुल 870 करोड़ में लॉन्च किया था, जो उस टाइम की मूवी अवेंजर 3 के कुल टोटल बजट से 3 गुना कम था। लेकिन अब हम और ज़्यादा एफिशिएंट बन चुके हैं और इस बार के चंद्रयान 3 का कुल बजट सिर्फ 615 करोड़ है, जो हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी आदि पुरुष के टोटल बजट से काफ़ी कम है। और कम बजट के कारण हम पूरी दुनिया की एक अच्छी खासी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसरो पैसे की बर्बादी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था, तब न्यूयॉर्क टाइम ने अपने एक न्यूज़पेपर में एक कार्टून छापकर हमारा मजाक उड़ाया था। क्यों उसने किसी और देश के लिए ऐसा कार्टून नहीं छापा, चाहे वो चाइना हो या यूएई? क्या वो गरीब नहीं? क्या वो देश परफेक्ट हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एक उभरता हुआ देश है और भारत अपने स्पेस प्रोग्राम में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, चाहे वो एक साथ 104 सैटेलाइट ले जाने का रिकॉर्ड हो या कम बजट में मंगल ग्रह तक पहुंचना, जिसे वेस्टर्न कंट्रियां हजम नहीं कर पा रही हैं और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को बदनाम करने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपना रही हैं। अब बात करते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे दोनों पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान हमसे कितना प्यार करते हैं और वो समय समय पर अपने लोगों को यहाँ भेजते रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के उग्रवादी हों या चाइना के सोल्जर, जो थोड़ा थोड़ा करके हमारे देश की ज़मीन को हड़प रहे हैं, जिसे हम ओनियन स्लाइस मेथड के नाम से जानते हैं। जिससे बचने के लिए इसरो हमारी मदद करता है। इसरो की 10 से ज़्यादा सैटेलाइट्स इसी काम पर दिन रात लगी रहती हैं। इसके साथ साथ इसरो की सैटेलाइट्स ही हमें समय समय पर मौसम की जानकारी देती रहती हैं, चाहे वो फैनी साइक्लोन हो या हाल ही में आए बिपरजॉय, जिससे समय रहते लोगों की जान बचाई जाती है। साथ ही फ्लड, अर्थक्वेक और साइक्लोन की एडवांस में मिली जानकारी से हम इससे निपटने के लिए बेहतर प्रिपेयर रहते हैं, जिसे होने वाले नुकसान को काफ़ी कम किया जा सकता है और ये सब इसरो की ही सैटेलाइट से ही पॉसिबल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो का सालाना बजट नासा से 15 गुना कम है और फिर भी इसरो स्पेस प्रोग्राम में नासा को टक्कर दे रहा है। इसरो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि अन्य देशों की सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजकर पैसे कमा रहा है और एक अनुमान के मुताबिक इसरो ने अभी तक 28 देशों की कुल 239 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में सेफली भेज चुका है। पूरी दुनिया भारत की इस एफिशिएंसी पर इतना विश्वास करती है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, स्पेस प्रोग्राम अब मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है और चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पर छुपे रिसोर्सेज को तो ढूंढेंगे ही, साथ ही हम इस इंडस्ट्री की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश भी करेंगे, जो एक अनुमान के मुताबिक अभी 13 बिलियन डॉलर की है और आने वाले 5 सालों में ये बढ़कर 24 बिलियन डॉलर की होने वाली है। और अगर हम इसकी 25% मार्केट भी कैप्चर कर पाएँ तो ये इंडियन इकोनॉमिक के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिली तो इसे लाइक करना ना भूलना और ऐसी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक कीप सेफ, कीप हेल्थी। धन्यवाद।